So if everyone is here, we can start the class. So let's start the class now. I'll share my screen and then we'll begin with the lecture. तो और उसी पे स्लाइड कर दिया माइक पे बंद कर दो यार Oh, so can everyone see my screen? Can everyone see the screen? Yes, sir. Okay, so let's begin. So first, before starting the programming, we should know what is computational thinking. प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिशनल थिंकिंग क्या होती है. तो as we all know, uh, as we all know that to do प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं. सबसे पहले हमें ये चीज चाहिए होती है कि कॉम्पिटिशनल थिंकिंग क्या होती है. कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर्स कैसे सोचते हैं. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स कैसे सोचते हैं और कंप्यूटर्स के सोचने का तरीका क्या है. दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं. अगर ये दो चीजें हमें मालूम हो जाएं तो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. तो प्रोग्रामिंग करने के लिए फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड सेकेंडली वी शुड नो व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो कॉम्पिटिशनल थिंकिंग कुछ भी नहीं है. कॉम्पिटिशनल थिंकिंग सिंपल सी एक चीज है. कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का मतलब जैसे कि लफ्जी उसकी मायना ये है कि कंप्यूटर्स कैसे सोचते हैं. तो कंप्यूटर्स आप सबको पता है कि वो बाइनरी डिजिट्स में सोचते हैं, जीरोस एंड वंस में. तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि कंप्यूटर्स कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. क्योंकि इंसान जो है, इंसान का जो तरीका है किसी भी मसले को हल करने का, वो कंप्यूटर्स से बिल्कुल अलग है. कंप्यूटर्स का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है. तो कंप्यूटर्स कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे वो सोचते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग के लिए. तो फर्स्टली कंप्यूटेशनल थिंकिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डीकॉम्पोजिशन. डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास मसला है तो कंप्यूटर्स का मतलब कंप्यूटर्स क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ते हैं. तो कंप्यूटर्स का जो तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का
वो पहला स्टेप क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन। कंप्यूटर्स डीकम्पोज करते हैं प्रॉब्लम को मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन का ये मतलब होता है कि कंप्यूटर्स जो है वो सब प्रॉब्लम को तोड़ने के बाद, डिकम्पोज करने के बाद उसमें सिमिलैरिटीज देखते हैं, उसमें पैटर्न्स देखते हैं कि प्रॉब्लम के अंदर क्या पैटर्न्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। तीसरा स्टेप होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपली ये है कि आप इसेंशियल चीजें जो है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन पे फोकस करें, और जो इररेलेवेंट चीजें हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें आप इग्नोर करें। जैन, आपने अभी हमें ज्वाइन किया, आपके पास ऑफिशियल म्यूट की टीम्स की आईडी नहीं है? नहीं सर, उसमें अभी इशू चल रहा है। मैंने वहाँ रब्ता किया है एडमिन ऑफिस में। वो सर 1-2 दिन में सेट हो जाएगा। अच्छा, तो आप अपना रोल नंबर जो है वो चैट में मेंशन कर दीजिएगा। जी जी सर। तो तीसरा स्टेप होता है सर एब्स्ट्रैक्शन। पहला स्टेप होता है, जी जी हाँ बताएं। सर चैट में मैसेज नहीं जा रहा मेरा, शायद परमिशन वगैरह का इशू है। अच्छा, तो बस आप क्या करें कि आप बाहर कमेंट वगैरह कर दें। अगर चैट में नहीं हो रहा तो कमेंट कर दें, या मुझे पर्सनली मैसेज भेज दें आप। ओके सर, ओके। ठीक है। तो पहला स्टेप थैंक होता है डीकॉम्पोजिशन। यू हैव टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर सबसे पहले जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को मैनेजेबल पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। दूसरा, कंप्यूटर्स उसमें पैटर्न रिकग्निशन करते हैं। क्या क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को तोड़ने के बाद उसमें देखते हैं कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या पैटर्न्स हैं। तीसरा, वो क्या करते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज और पैटर्न्स देखने के बाद वो ये चेक करते हैं कि उसमें इसेंशियल चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को वो कंसिडर करते हैं, उन पे फोकस करते हैं, और जो इररेलेवेंट चीजें होती हैं, अनइम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। और फाइनल स्टेप होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में ये सब चीजें करने के बाद एल्गोरिदम में उसे प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं सॉल्व करने के। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें एक लिस्ट दी गई है नंबर्स की, जिसमें 3 नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5, 6 और 9। अब इस 3 नंबरों में से हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। अब इंसान के लिए तो आसान है, इंसान क्या करेगा, 5, 6, 9 में से बोलेगा 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन कंप्यूटर का तरीका अलग है, कंप्यूटर सॉल्व उसे डिफरेंट तरीके से करता है। तो कंप्यूटर का सोचने का तरीका और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, उसकी कॉम्पिटेशनल थिंकिंग ये है कि सबसे पहले वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा, डिकम्पोज करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 5, 6 और 9 में से देखेगा कि इसके छोटे छोटे हिस्से क्या बन सकते हैं। तो पहला हिस्सा होगा 5, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9। तो ये उस छोटे हिस्सों में उनको प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो आएगा पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन मतलब वो ये चेक करेगा कि इसमें हर नंबर लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। हर नंबर 5 भी लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, 6 भी लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, 9 भी लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। कंप्यूटर आपको एक ही स्टेप में ये नहीं बताएगा कि 9 लार्जेस्ट नंबर है। सबसे पहले वो ये पॉसिबिलिटी, ये पैटर्न कंसिडर करेगा कि हर नंबर लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। उसके बाद वो आएगा एब्स्ट्रैक्शन पर। एब्स्ट्रैक्शन पर ये आएगा, ऐसे आएगा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, 5 को लार्जेस्ट नंबर अज्यूम करेगा, और 5 को कंपेयर करेगा 6 के साथ। तो क्योंकि हमें पता है कि 5 और 6 में से 6 लार्जेस्ट नंबर है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, 5 को पहले लार्जेस्ट नंबर अज्यूम करेगा। जैसे वो उसको 6 के साथ कंपेयर करेगा, तो 6 लार्जेस्ट नंबर है, तो वो उसको अपडेट कर देगा। तो अब लार्जेस्ट नंबर हमारे पास दूसरा कौन सा हो गया, 6 आ गया। अब 6 को क्योंकि 6 को कंपेयर करने, अब वो 6 को कंपेयर करेगा 9 के साथ, क्योंकि 9 हमारे पास तीसरा नंबर है। तो जैसे वो 6 को 9 के साथ कंपेयर करेगा, तो 9 लार्जेस्ट नंबर है, तो वो अपडेट कर देगा लार्जेस्ट नंबर। अब हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ गया 9। इसी तरह से वो अपडेट करता करता 9 पर पहुंचेगा और बोलेगा कि लार्जेस्ट नंबर इज 9। तो ये उसका हो गया अल्गोरिदम, उसने अल्गोरिदम भी बना लिया। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ा, ये है डिकॉम्पोजिशन।
उसके बाद हमने उसमें से पैटर्न्स निकाले, ये था पैटर्न रिकग्निशन। उसमें से हमने इंपॉर्टेंट चीजें कंसिडर की और इररेलेवेंट चीजें इग्नोर की, ये था एब्स्ट्रैक्शन। और आखिरी स्टेप होता है एल्गोरिदम। सब चीजें करने के बाद आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बाद अब हमें ये पता है कि कंप्यूटर का सोचने का तरीका क्या है, कंप्यूटर कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हमें ये भी पता है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। जब कंप्यूटर सारे स्टेप से गुजर के आ जाता है तो एट द एंड उसके पास एक एल्गोरिदम होता है। उसने प्रॉब्लम को तोड़ दिया, डिकम्पोज कर दिया। उसने प्रॉब्लम में से पैटर्न्स निकाल लिए, पैटर्न रिकग्निशन कर ली। उसने प्रॉब्लम की एब्स्ट्रैक्शन कर ली। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने फोकस करना है इंपॉर्टेंट चीजों पर, और जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें इग्नोर करना है। और एट द एंड उसके पास एक एल्गोरिदम आ जाएगा। अब ये जो एल्गोरिदम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एल्गोरिदम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ये कंप्यूटर एल्गोरिदम तभी क्रिएट कर सकता है जब वो पहले 3 स्टेप से गुजरेगा। पहले डिकम्पोज करेगा, उसके बाद पैटर्न्स रिकग्नाइज करेगा, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन करेगा। इन 3 स्टेप्स के गुजरने के बाद उसके पास एक एल्गोरिदम आ जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख सकते हैं कि एक एल्गोरिदम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि हम कैसे 3 नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे x, इनपुट करेंगे y और इनपुट करेंगे z। 3 नंबर्स को इनपुट करेंगे, उनके पास तीन, उसके बाद आप 3 नंबर्स का सम करेंगे। और सम करने के बाद आप एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। और एट द एंड आपने एवरेज को प्रिंट भी करना है, प्रिंट मतलब उसका आउटपुट भी शो करना है। और ऐसे हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये था एल्गोरिदम। अब देखें जैसे आपके पास एल्गोरिदम आ गया, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आ गई, आप आराम से उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो साइड पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग भी हुई हुई है। बिगिन, इनपुट x, इनपुट y, इनपुट z, सम इज इक्वल्स x प्लस वाई प्लस z, एवरेज सम डिवाइड बाय 3, प्रिंट एवरेज एंड। इस तरह से आप एक नंबर का एवरेज निकाल 3 नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं यूजिंग एल्गोरिदम। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एल्गोरिदम के आने के बाद हमें दूसरे क्या हम मैंने आपको बताया कि हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं प्रोग्रामिंग के लिए। पहले ये कि कंप्यूटर कैसे सोचता है, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग। उसके 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए, आखिरी स्टेप होता है एल्गोरिदम। अब हमें दूसरी चीज आनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लेकिन थोड़ा हम एक बैक स्टेप लेते हैं, एक एक स्टेप पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले आपको कंप्यूटर्स के बारे में अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए। तो हमें सबको पता है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब उसके क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है। इनपुट का मतलब है कि उसमें वो डेटा लेता है, रॉ रॉ डेटा लेता है। रॉ डेटा का मतलब होता है कि मीनिंगलेस डेटा। फिर वो इनपुट, जैसे वो इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करेगा, उस मीनिंगलेस डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जो आउटपुट होता है वो मीनिंगफुल होता है। तो वो मीनिंगलेस डेटा को कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। चौथा स्टेप होता है स्टोरेज, लेकिन स्टोरेज को बहुत कम डिस्कस किया जाता है क्योंकि स्टोरेज जो है हमारे पास वासर में मिकदार में हमारे पास मौजूद होती है। अब कंप्यूटर के 2 टाइप्स होते हैं, बेसिक टाइप्स, एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो स्केल बेस्ड होते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट देख लें जिसके ऊपर स्केल लगी हुई है, निशान लगे हुए हैं जिस और नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं जिनके ऊपर स्केल होती है वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि थर्मोमीटर जो होता है, थर्मोमीटर के ऊपर आपने स्केल देखी होगी कि टेम्परेचर्स लिखे होते हैं और स्केल बनी हुई होती है। तो थर्मोमीटर बेसिकली एक एनालॉग कंप्यूटर है। इसी तरह से वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसमें आपने वोल्टेज मेजर करनी होती है, उसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल लगी होती है और कांटा लगा होता है। तो ये वोल्ट मीटर भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। तीसरा होता है आपका एनालॉग क्लॉक, जो आप रिस्ट वॉच यूज करते हैं, आप वॉच पहनते हैं, वो वॉच भी एक एनालॉग कंप्यूटर ही है। और ये थे एनालॉग कंप्यूटर्स। दूसरे हमारे पास होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड होते हैं, मतलब जो प्योरली बाइनरी नंबर्स पे चल रहे होते हैं। जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर है जो प्योरली बाइनरी बेस्ड होता है।
जिसमें जीरोस एंड वंस पे इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। जीरो का मतलब होता है कि ऑन, जीरो का मतलब होता है ऑफ, मतलब लाइट नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। और वन का मतलब होता है ऑफ, मतलब, और वन का मतलब होता है ऑन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी, लाइट होगी। तो जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। इसी तरह डिजिटल क्लॉक भी जो हमारे पास होते हैं, जो डिजिटल क्लॉक्स होते हैं वो भी बाइनरी बेस्ड होते हैं, और वो भी डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स की भी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिजिटल कंप्यूटर्स में यूजर के हिसाब से हमारे पास क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारी टाइप है सिंगल यूजर कंप्यूटर। सिंगल यूजर कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें एक आदमी, एक पर्सन, एक टाइम पे एक बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो सिंगल यूजर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसको एक टाइम पे एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं घर में, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं मॉनिटर वाले, लैपटॉप जो होते हैं आपके, टैबलेट जो होता है आपका, स्मार्टफोन जो फोन्स हैं आपके पास, ये सारे सिंगल यूजर कंप्यूटर्स हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं मल्टी यूजर कंप्यूटर्स। मल्टी यूजर्स वो होते हैं जिसको एक टाइम पे बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है मेन फ्रेम्स और नेटवर्क सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स। सिंगल यूजर कंप्यूटर्स में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क कंप्यूटर्स और सिंगल यूजर मल्टीटास्क कंप्यूटर्स। और मल्टी यूजर में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, मल्टी यूजर सिंगल टास्क कंप्यूटर्स और मल्टी यूजर मल्टीटास्क कंप्यूटर्स। जो आपके पास एम एस विंडोज वाले, एम एस डॉस वाले जो पुराने फोन्स होते थे, एम एस डॉस पे जो चलते थे, वो सिंगल यूजर सिंगल टास्क होते थे। अब हमारे पास जो विंडोज वाले कंप्यूटर्स हैं, मैक वाले कंप्यूटर, लाइनक्स वाले जो कंप्यूटर्स हैं, ये सारे हमारे पास सिंगल यूजर मल्टी टास्क कंप्यूटर्स हैं। और मल्टीटास्क कंप्यूटर्स में, हम मल्टी यूजर कंप्यूटर में हमारे पास मल्टी यूजर सिंगल टास्क कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ मेन फ्रेम्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वो एक टाइम पे एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्क कंप्यूटर्स। जितने भी हमारे पास सर्वर्स हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है हमारे पास, और जो यूनिक्स लाइनक्स सिस्टम्स होते हैं, ये सारे हमारे पास जो होते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्क कंप्यूटर्स होते हैं। अब जिस तरह से एक इंसान होता है, इंसान का जिस्म होता है और इंसान की रूह होती है, इसी तरह से कंप्यूटर का भी जिस्म होता है जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और उसकी रूह होती है जिसको हम सिंपली सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर की कुछ डेवलपमेंट होती है। जैसे इंसान जो है बनने से पहले क्या होता है, एक खून होता है, खून के बाद लोथड़ा बनता है, लोथड़े के बाद एक इंसान बेबी की शक्ल इख्तियार करता है, उसके बाद एक पूरा इंसान बनता है। इसी तरह कंप्यूटर्स की भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई हुई है। सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आते थे वो आते थे वैक्यूम ट्यूब्स पे। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहला जो वैक्यूम ट्यूब डेवलप हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें हमने क्या किया था कि हमने बेसिकली एक फिलामेंट लिया था, फिलामेंट को हमने जलाया था। तो वैक्यूम ट्यूब्स पे जो कंप्यूटर्स बेस होते हैं वो होते हैं जीरो जनरेशन कंप्यूटर्स। तो हमारे पास जो सबसे पहली जनरेशन थी वो थी जीरो जनरेशन, जिसमें हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड होते थे। दूसरी जो जनरेशन थी वो थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वो कंप्यूटर्स जो ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड थे। तो जितने भी कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स पे बेस होते थे वो थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तीसरी जनरेशन थी हमारी पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो आईसी पे बेस्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड होते हैं। और चौथी जनरेशन होती है माइक्रो प्रोसेसर वाली जनरेशन, जिसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ जाते हैं। जितने भी आज आज आपके पास कंप्यूटर्स हैं वो तकरीबन सारे माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स हैं। वो दूसरी बात है कि उसके अंदर मल्टी कोर्स हैं। एक प्रोसेसर के अंदर तीन चार कोर्स मौजूद होते हैं। तो जो आप कंप्यूटर आजकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें एक प्रोसेसर होता है और उसके अंदर बहुत सारी कोर्स होते हैं। तो जो पांचवी जनरेशन है वो है मल्टी कोर जनरेशन। और उसके बाद हमारे पास मल्टी कोर्स के बाद हमारे पास जो है डेवलपमेंट जो है थोड़ी सी रुक गई थी। मैं आपको बता सकता हूँ एक चीज के, सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स पे थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, उसके बाद हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाया, ट्रांजिस्टर्स को मिला के हमने एक आईसी बनाई, आईसी को मिलाने बहुत सारी आईसीज को मिलाया हमने, बहुत सारे सर्किट्स को मिला के हमने एक प्रोसेसर बनाया। बहुत सारे प्रोसेसर्स की फंक्शनैलिटी मिला के हमने एक ही प्रोसेसर में डिफरेंट कोर्स तैयार किए। अब इससे ज्यादा हम चीजों को नहीं मिला सकते थे, इससे ज्यादा हम चीजों को छोटा नहीं कर सकते थे। तो हमने फिर क्या किया कि क्योंकि हमारे पास मल्टी कोर्स के आगे कोई अब तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई है, क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप होना शुरू हो गए, लेकिन मल्टी कोर्स से आगे हम नहीं जा सकते थे। तो फिर हमने क्या किया कि और भी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि जो डिफरेंट कंप्यूटर्स है, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर पाकिस्तान में है, दूसरा यूरोप में है, तीसरा यूएसए में है, इन तीन चार कंप्यूटर्स को हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया नेटवर्क के थ्रू। तो क्योंकि हम ज्यादा
मल्टी कोर्स को मिला नहीं सकते थे, तो हमने सिंपली क्या किया कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये थे 5th जनरेशन, जिसको हम आजकल लोग 5G भी कहते हैं। तो ये जो नेटवर्क हार्डवेयर हमारे पास आ गया है, ये 5th जनरेशन होता है। उसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर पर। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आपको पता है कि यूजर और हार्डवेयर के दरमियान, एक यूजर जो होता है, यूजर और हार्डवेयर जो होता है, वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप यूजर होने के हिसाब से आप डायरेक्टली अपने हार्डवेयर को कोई चीज कम्युनिकेट कर नहीं सकते। कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक बीच में इंटरमीडियरी चाहिए होता है। वो जो इंटरमीडियरी होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी जो जबान है उसको कन्वर्ट करके हार्डवेयर को समझाता है। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली हमारे पास, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अ, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको स्टैब्लिश करता है। तो अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जैसे आपने जो आप कंप्यूटर खोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल की होती हैं, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, या दूसरी गेम्स वगैरह हो गई, या डिफरेंट एप्लीकेशंस जो होंगी जो आप इंस्टॉल करते हैं, ये सारी होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये फर्क है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है। आप जब सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपकी विंडोज होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को डायरेक्टली जो है कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हुआ हुआ है विंडोज, आप जैसे कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा वो होगा विंडोज। और फिर वो विंडोज जो होगा वो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, आपका माइक्रोफोन, आपकी स्पीकर्स, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, सबको जो कंट्रोल करेगा, आपका मॉनिटर, डिस्प्ले वगैरह, सबको कंट्रोल करेगा आपका ओएस, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें ये भी ताकत होती है कि वो छोटे सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर आपके पास विंडोज़ इंस्टॉल है, तो विंडोज़ आपके जितने भी छोटे सॉफ्टवेयर्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, आपकी गेम्स हो गई वगैरह, जितने भी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, या वो इंजीनियरिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, ई टैब्स हो गया आपका, सैप 2000 हो गया, स्टैट प्रो हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास, इन सबको ओएस कंट्रोल कर सकता है। तो जो हमारे पास हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे पास विंडोज होती है। और जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ओएस के अंडर चलते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। तो ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ओपन सोर्स, जो हम आराम से जिनकी प्रोग्रामिंग वगैरह देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। दूसरे होते हैं क्लोज सोर्स, जैसे हमारे पास एमएस विंडोज है। तो ओपन सोर्स वो होते हैं, जैसे हमारे पास लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स में आप डायरेक्टली लाइनेक्स की जो प्रोग्रामिंग है उसमें आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोज सोर्स जो है, क्योंकि हमारे पास जो विंडोज है वो क्लोज सोर्स है, विंडोज आपको यूजर को एक्सेस नहीं देती कि वो मेरी प्रोग्रामिंग एडिट कर सके। तो यूजर को एक्सेस ना देना, ये होता है क्लोज सोर्स। तो विंडोज जो है एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो यूजर को एक्सेस नहीं देता कि वो उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर सके या उसमें कोई तब्दीली लेके आ सके। लेकिन लाइनिक्स जो है, लाइनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप लाइनिक्स की प्रोग्रामिंग चेंज भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हम मैंने आपको बताया कि यूजर और हार्डवेयर के दरमियान एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो दूसरे सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। आपका कीबोर्ड, जो आप वर्ड्स टाइप करते हैं, ये सारे इसको सबको कंट्रोल करने वाला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो दूसरे सॉफ्टवेयर आप किसी भी काम के नहीं है। तो यूजर्स और हार्डवेयर दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको स्टैब्लिश करने वाला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और जो यूजर होता है इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, जो इंटरफेस होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो आप जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर ऑन होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आगे चल के दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाता है। विंडोज हो गई, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज आगे चल के आप जैसे विंडोज को ऑन करेंगे तो वो एमएस वर्ड, आपका एमएस पावर पॉइंट, इन सबको चला सकता है। अब यूजर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि मल्टी यूजर्स भी हो सकते हैं, सिंगल यूजर भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी चलाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन हमारे पास पाई जाती है कि हम जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं दुकान पर तो जो हम डब्बा लेते हैं उस डब्बे को हम सीपीयू कह रहे होते हैं। वो सीपीयू नहीं होता, वो दरअसल आपका सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू उसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम, जो एक छोटा सा सर्किट होता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये जो सीपीयू होता है, ये सीपीयू एक अंदर चिप होती है। सीपीयू बाजार जो डब्बा होता है, डब्बा सिस्टम यूनिट होता है। तो आप डब्बे को जो है वो सीपीयू नहीं कह सकते। तो सीपीयू क्या होता है, एक छोटा सा चिप होता है अंदर जिसमें बहुत से ट्रांजिस्टर्स इंस्टॉल्ड होते हैं। और जो आपकी जो रियल टाइम प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो सीपीयू कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर गर्म हो रहा होता है। तो जो आप जो आप यूनिट लेने जब आप कंप्यूटर शॉप्स पे जाते हैं यूनिट लेने, तो जो आपका यूनिट होता है उसको आप सीपीयू नहीं कह सकते, वो आपका सिस्टम यूनिट होता है, उसको आप यूनिट कहते हैं। सीपीयू उसके अंदर एक चीज होती है। अब मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के भी कुछ हिस्से होते हैं। जो तीन इंपॉर्टेंट हिस्से हैं हार्डवेयर के, वो ये है कि सबसे पहला होता है सीपीयू, दूसरा होता है रैम, तीसरा होता है आईओ, इनपुट आउटपुट। तो ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी हार्डवेयर के, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इनपुट आउटपुट। ये तीन इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं हार्डवेयर के। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास माउस आ गया, प्रिंटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर आ गया, आपकी डिस्क ड्राइव्स आ गई। अब हम आते हैं बूट स्ट्रैप प्रोसेस पर। अब आप सबको पता है कि जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर ऑन होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, अब इधर हम वर्ड यूज कर रहे हैं ऑन होना, लेकिन ऑन कंप्यूटर की जबान में ऑन का मतलब होता है कि वो मेमोरी में लोड हो रहा है। अगर मैं आपको एक आसान अल्फाज में बताऊं कि कंप्यूटर जब किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन करता है तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, उसे सेकेंडरी मेमोरी से लेके उसे मेन मेमोरी में लोड कर रहा होता है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी स्टोरेज मेमोरी होती है, मेन मेमोरी आपकी एग्जीक्यूशन मेमोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो विंडोज है वो सी ड्राइव में पड़ी होती है। अब सी ड्राइव आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। आपके डिस्क ड्राइव जो है, डिस्क ड्राइव जो आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो डिस्क ड्राइव से विंडोज को उठाएगा और उसे मेन मेमोरी में लोड करेगा। जैसे वो मेन मेमोरी में लोड होगी, आपको सबसे पहले विंडोज का जो है लोगो नजर आएगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको उसको सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आना पड़ता है मेन मेमोरी में, जहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो कंप्यूटर में जब भी कोई चीज लोड होती है तो उसका सिंपली ये मतलब होता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से उसको प्राइमरी या मेन मेमोरी में लोड कर रहा है। तो आपके पास जो यूएसबी होती है, आपकी जो डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर के अंदर आपकी जो ड्राइव्स होती हैं, आपकी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडीज होती हैं, ये सारी जो होती हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब इस सेकेंडरी मेमोरी को आपने लोड करना होता है मेन मेमोरी में। और वो ये जो काम होता है सबसे पहले। अब आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने विंडोज के अंदर आपने एमएस वर्ड चलाना है, ठीक है। आप जैसे ही एमएस वर्ड के लोगो को डबल क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड जो होगा वो आपकी ड्राइव में पड़ा होगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होगा। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो वो सेकेंडरी ड्राइव से आ जाएगा मेन मेमोरी में लोड होना। जैसे वो मेन मेमोरी में लोड होगा तो वो जो आपको स्क्रीन पे एमएस वर्ड नजर आएगा। तो आपने उसको क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी से आपने उसने प्राइमरी मेमोरी में आपने उसको लोड किया।
इसी तरह से सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ओएस होता है, आपकी जो विंडोज होती है, वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी होती है, आपके सी ड्राइव में पड़ी होती है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होती है, जिससे आपको सबसे पहले जो विंडोज का लोगो नजर आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करना कि कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर चलाने के लिए आपको उसको सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आना पड़ता है प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में। अब सबसे पहले आपको पता है कि जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जो सबसे पहले मेन प्राइम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होगा? ऑब्वियसली वो आपका ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, आपकी विंडोज होगी। तो इसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है कि सिंपली जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपकी सी ड्राइव से विंडोज जो होती है, वो मेन मेमोरी में आपकी रेम में आके ऑन हो जाती है। तो सी ड्राइव से वो रेम में आ जाती है, जिससे क्या होता है कि विंडोज चलना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। अब बूटस्ट्रैपिंग के दो टाइप्स होते हैं, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट सिंपली इसका ये मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, आप शुरू से उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो कोल्ड बूट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर कंप्लीटली ऑफ है, आपने उसको अनप्लग किया हुआ है, आपको उसके पास कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है। जैसे आप उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, प्लग करेंगे, ऑन करेंगे, तो वो कहलाएगा कोल्ड बूट। अगर आप फॉर एग्जांपल उसको दरमियान में रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो रीस्टार्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं वार्म बूट। तो अब हमने समझ लिया कि आपको मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग समझने के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि कंप्यूटर्स कैसे सोचते हैं, और दूसरा ये समझना पड़ता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जब आप ये दो चीजें समझ लेते हैं तो आप प्रोग्रामिंग करने के काबिल हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं, हमने समझ लिया कि कंप्यूटर्स कैसे सोचते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ लेंगे तो हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप सबको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक ह्यूमन कम्युनिकेशन का मेथड होती है। अब वो स्पोकन भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो लैंग्वेज बेसिकली इज अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, ईदर स्पोकन और रिटन, कंसिस्टिंग यूज ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ये होती है लैंग्वेज। अब आते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हमें पता है कि जिस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक ग्रामर होता है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर और उसका एक ग्रामर होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली जैसे ह्यूमंस जो हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजर यूज करता है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हमारे पास ना हो तो हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उसको हम यूज करते हैं हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ह्यूमन लैंग्वेजेस की तरह होती हैं, उनके पास भी स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर होता है, सिंटैक्स होता है। ग्रामर को हम सिंटैक्स कहते हैं कंप्यूटर की जबान में। और अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हो तो हम कंप्यूटर से या उसके हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब जिस तरह से आपको पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक ह्यूमन लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं, उसके उसका कुछ ग्रामर है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ रूल्स होते हैं। हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी हैश है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पीएचपी है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, और विजुअल विजुअल बेसिक है हमारे पास। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूटिलिटीज अलग हैं। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए मैथ्स यूज करने के लिए, मैथ्स को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम वेब डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं टू प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स। आजकल आपके पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं, आपका टीवी टीवी का जितने भी रिमोट्स हो गए आपके,
आपका ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, आपकी जो गाड़ी में रेडियो लगा होता है वो हो गया, जितने भी आपके छोटे छोटे क्या डिवाइसेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सारे प्रोग्राम हुए होते हैं। अब या तो वो ऑर्डिनो बेस्ड होते हैं या वो रास्पबेरी पाई बेस्ड होते हैं, उनके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। वो माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोग्राम हुए होते हैं सी प्लस प्लस के, सी प्लस प्लस से। सी हैश से भी प्रोग्राम हो सकते हैं, सी प्लस प्लस से भी प्रोग्राम हो सकते हैं, पाइथन से भी प्रोग्राम हो सकते हैं। तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग के लिए आपके लिए दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक कि कंप्यूटर्स कैसे सोचते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ये दो चीजें समझने के बाद हम प्रोग्रामिंग करने के काबिल हो जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ भी नहीं होती, बिट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे बिट्स क्या होते हैं? बिट्स होते हैं 0 और 1, ये होते हैं बाइनरी बिट्स। अब इनको हम यूज करके कंप्यूटर को या हार्डवेयर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब जो जबान हार्डवेयर समझता है वो कहलाते हैं बिट्स। हार्डवेयर बाइनरी के अलावा कोई और जबान नहीं समझ सकता। तो अगर आपने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आपने उसको बाइनरी सिस्टम के अंदर देनी होंगी। अब डिफरेंट बाइनरी सिस्टम्स। यस, हेलो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया अभी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हमारे पास अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास बिट्स होते हैं। सबसे पहले होती हैं बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अब जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारे पास होती हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 0 और 1। डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर हमारे पास जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। और डिफरेंट प्रोग्राम्स को मिलाकर जो हमारे पास चीजें बनती है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो जब आप डिफरेंट बिट्स को मिलाते हैं, इंस्ट्रक्शंस को मिलाते हैं, तो आपके पास प्रोग्राम बनता है। और जब आप प्रोग्राम्स को मिलाते हैं तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो बेसिकली हार्डवेयर के लिए होती हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हार्डवेयर जो जुबान समझता है वो होती है बाइनरी। हार्डवेयर बाइनरी के अलावा कोई जुबान नहीं समझता। अगर आपने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आपने बाइनरी में देनी होंगी। तो आप डायरेक्टली तो बाइनरी में आप, क्योंकि बाइनरी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, आप डायरेक्टली अगर बाइनरी में हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू हो जाएंगे तो आपको सालों लग जाएंगे एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो सबसे ये हमारे पास एक आसानी है कि हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस आ गई हैं जो यूजर के लिए बनी है। मैंने आपको बताया कि बाइनरी जो है वो हार्डवेयर के लिए है, और हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं वो यूजर के लिए होती हैं। अब यूजर क्या करेगा उनको, फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस है या पाइथन है। अब जैसे आप पाइथन में इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो पाइथन की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन होती हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो पाइथन के अंदर आपने इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, आप इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। तो आप यूजर फ्रेंडली तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, पाइथन को कन्वर्ट करता है बाइनरी में यूजिंग अ कंपाइलर। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, आप जैसे पाइथन को टाइप करते हैं तो पाइथन के अंदर जो भी आप कोड टाइप करेंगे उस कोड को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देगा, क्योंकि हार्डवेयर बाइनरी समझता है। उसके अलावा जो है हार्डवेयर कोई और जबान नहीं समझ सकता। तो अगर आपने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आपने बाइनरी लैंग्वेज यूज करनी है। जैसे आप उसको बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो अपना काम शुरू कर काम काम करेगा। तो हाई दूसरे हमारे पास होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो इंसान के लिए होती हैं। इस हाई लेवल लैंग्वेजेस में एब्स्ट्रैक्शन जो होती है बहुत ज्यादा होती है। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपली ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बाइनरी में, फॉर एग्जांपल एक आपके पास हार्डवेयर है, आप उसे बाइनरी में कुछ बताना चाहेंगे। अगर आप उसे बाइनरी में इंस्ट्रक्शंस देंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पे
जो है लाइट ऑन होनी चाहिए, कहाँ पे लाइट ऑफ होनी चाहिए। आपको हर स्मॉलर डिटेल के लिए, हर एक छोटी चीज के लिए आपने उसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। लेकिन पाइथन में हमारे पास ये फीचर होता है कि आपको हर चीज के इंस्ट्रक्शन देनी नहीं पड़ेंगी। आपने सिर्फ मोटी मोटी जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपने पाइथन में प्रोग्रामिंग में कोड करनी है। बाकी सारी जो डिटेल्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो सारी कंप्यूटर खुद करेगा। इसीलिए पाइथन में जो है एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपली ये होता है कि पाइथन में आपको हर चीज की, कंप्यूटर को हर चीज नहीं बतानी पड़ती। कंप्यूटर को आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, बाकी जो बीच की चीजें होती हैं वो सारी कंप्यूटर खुद करता है। इसीलिए पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वो इंसान के लिए बनी है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हार्डवेयर के लिए होती है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंसान के लिए बनी होती है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस यूजर फ्रेंडली होती हैं। वो हार्डवेयर की हर चीज पे फोकस नहीं करती, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हैं, बाकी बीच की चीजें सारी कंप्यूटर खुद करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में, लो लेवल लैंग्वेजेस में जो हार्डवेयर की लैंग्वेज होती है, उसमें हमारे पास दो लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। और इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज, इसी तरह से हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें हमारे पास होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। लो लेवल लैंग्वेजेस में मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और स्क्रिप्ट्स होती हैं। बेसिकली स्क्रिप्ट्स क्या होता है, जब आप कोड टाइप कर रहे होते हैं, तो एक जो कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आप मिला के प्रोग्रामिंग के अंदर, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जब आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ई टैब्स। अब ई टैब्स में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं। आप पहली स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज करेंगे, दूसरी स्क्रिप्ट उसकी एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, तीसरी स्क्रिप्ट, इसी तरह से जो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होंगी, तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिलकर एक प्रोग्राम बनाती हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो पाइथन के अंदर भी हमारे पास स्क्रिप्ट्स होती हैं, और स्क्रिप्ट्स को मिलाकर जो हमारे पास चीज बनती है वो हम प्रोग्रामिंग, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप की हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, या उसके अंदर डायरेक्टली स्क्रिप्ट्स होती हैं। स्क्रिप्ट की बेस्ट एग्जांपल है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको ये फीचर देते हैं कि आप उनमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सपोज करते हैं ई टैब्स। अब ई टैब्स के अंदर जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, कॉलम्स इरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे होते हैं, तो आप ये जीयूआई से भी कर सकते हैं। जीयूआई मतलब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करके भी कर सकते हैं। आप एक एक चीज को माउस से ड्रैग करके उसको प्लेस कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये तरीका है कि आप क्या करें, उसकी स्क्रिप्टिंग यूज करें। आप सिंपली क्या करें, उस सॉफ्टवेयर के अंदर स्क्रिप्ट खोलें, स्क्रिप्ट के अंदर आप प्रोग्रामिंग करते जाएं, खुद ब खुद स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो ये होती है स्क्रिप्टिंग। तो आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, और आप जीयूआई भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज समझने के लिए होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसका आसान एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि हमने बचपन में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जैसे हमारे पास एक क्लास है एनिमल्स की, हमारे पास एनिमल्स की क्लास है, प्लांट्स की क्लास है, इसी तरह से डिफरेंट क्लासेस होती हैं। एनिमल की क्लास के अंदर हमारे पास अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल की क्लास के अंदर हमारे पास कैट, अब कैट एक एग्जांपल है, बिल्ली एक एग्जांपल। अब बिल्ली एक एनिमल है, तो उसकी जो क्लास होगी वो होगी एनिमल, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगी कैट, बिल्ली। इसी तरह से डॉग, अब डॉग एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी जो क्लास होगी वो क्या होगी, एनिमल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें ये फीचर होता है कि हम एक क्लास को यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्लास उठाएंगे, एनिमल की क्लास। अब एनिमल की क्लास में हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, डॉग, कैट, मतलब कुत्ता, बिल्ली। अब ये हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं,
अब इनके डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे, इनके डिफरेंट मेथड्स होंगे, इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। हैं सारे एक ही क्लास के, हैं सारे एनिमल क्लास के, लेकिन इनके बिहेवियर डिफरेंट होंगे, इनके मेथड्स डिफरेंट होंगे, इनके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब कार एक क्लास है, आपने एक क्लास स्टैब्लिश की है कार। अब कार के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है टोयोटा करोला। अब टोयोटा करोला एक ऑब्जेक्ट है, उसका बिहेवियर अलग होगा, उसके मेथड्स अलग होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स अलग होंगे। दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है सुजुकी स्विफ्ट। अब डिफरेंट हमारे पास क्या है कि डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे। तो एक क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपना बिहेवियर, अपना मेथड और अपना एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब उन ऑब्जेक्ट्स को हम एड्रेस करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम एड्रेस करेंगे यूजिंग वन सिंगल क्लास। तो अगर आपसे कोई सिंपल पूछे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो आप सिंपली ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर क्लासेस होती हैं, और हर क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास है एनिमल, तो एनिमल के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। एनिमल के अंदर हमारे पास डॉग आ सकता है, कैट आ सकती है। डिफरेंट एनिमल्स हम जो है उनको एज एन ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्लास हमारे पास एक ही रहेगी। क्लास क्या होगी हमारी? एनिमल। तो ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एड्रेस करते हैं यूजिंग अ सिंगल क्लास। अब हमारे पास आती है एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। मैंने आपको बताया कि पहले कि हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हार्डवेयर के लिए होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर जो है एक ही जबान समझता है, वो होती है बाइनरी। और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंसान के लिए होती हैं, जैसे पाइथन होगी, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये प्योरली जो होती हैं इंसान के लिए बनी होती हैं। इंसान ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके हार्डवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज करेंगे, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह, वो डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं दी जाएंगी। उनको पहले कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करेंगे लो लेवल लैंग्वेज में, उसके बाद हम वो इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को देंगे। अब ये कन्वर्जन्स वगैरह अब मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं वो होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल आप पाइथन यूज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। आपने एक प्रोग्राम टाइप किया, अब वो प्रोग्राम टाइप करने के बाद जैसे आप उसे सेव करेंगे, उसे रन करेंगे, रन करने के बाद सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कन्वर्ट होती है असेंबली लैंग्वेज में। हमारे पास डिफरेंट असेंबली के कंप्यूटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कंप्यूटर है, जो या आपकी जो डेस्कटॉप पीसी है आपके पास, उसकी डिफरेंट असेंबलीज हो सकती है। या तो वो x64 होगा या x86 होगा, उसके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होंगे। तो आर्किटेक्चर के बेस पे, प्रोसेसर के बेस पे, आपका क्या प्रोसेसर है, इंटेल का है, कौन सा प्रोसेसर है, उनके बेसिस पे डिफरेंट असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं। तो सबसे पहले आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद हम उसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, लो लेवल लैंग्वेज में। और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं हार्डवेयर को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमसे सबसे ऊपर जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो हो रही है सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि ए और बी को ऐड करो, और उनको सी, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको सी वेरिएबल का नाम दो। ये आपने एक इंस्ट्रक्शन दी। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होगी असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। असेंबली लैंग्वेज के बाद फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में वो बाइनरी डिजिट्स में आ जाएगी, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी हार्डवेयर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यूजर जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन उसके दरमियान एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट कर रहा होता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके बाइनरी में हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ये काम होता है ट्रांसलेटर का। तो जो प्रोग्राम आप
हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कोड आप लिख रहे होते हैं पाइथन सी प्लस प्लस के अंदर, वो उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। मतलब पाइथन सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनके अंदर जब आप कोडिंग करते हैं तो उस कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड कन्वर्ट होता है फिर ऑब्जेक्ट कोड में। उसको मैंने आपको बताया कि जो हम लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो जब वो बाइनरी में कन्वर्ट होती हैं तो हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो आपका सोर्स कोड कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, और ये काम करता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड कह लें, हाई लेवल लैंग्वेज कह लें, पाइथन कह लें, सी प्लस प्लस कह लें, ये सारी कन्वर्ट होती हैं ऑब्जेक्ट कोड में, बाइनरी में, या लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। और ये काम कर रहा होता है ट्रांसलेटर। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं समझने के लिए। हमारे पास कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं और दूसरी हमारे पास होती हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा सी प्लस पाइथन के अंदर है, आपने एक कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम लिखने के बाद आपने उसे एग्जीक्यूट किया। तो पाइथन क्या करेगा, उसकी एक एक लाइन चेक करेगा। सबसे पहली लाइन चेक करेगा, अगर वो सही लाइन है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन है ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 5। तो ए प्लस बी, तो वो चेक करेगा कि ए प्लस बी वाली लाइन सही है। तो अगर वो सही लाइन है, उसकी कोडिंग पूरी सही है, उसका ग्रामर, उसकी स्ट्रक्चर, उसका सिंटेक्स सही है, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ए प्लस बी हो जाएगा हमारे पास 8। 5 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड लाइन होगी, सेकेंड लाइन फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी की वैल्यू थी सी। सेकेंड लाइन हमारे पास है सी प्लस डी। अब डी की वैल्यू है 6। तो जैसे हम सी, अब फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में एरर है, तो पाइथन क्या करेगा, इस लाइन में एरर शो करेगा। तो पाइथन ने क्या किया कि आपने उसे दो लाइंस का कोड दिया। सबसे पहले उसने पहली लाइन एग्जीक्यूट की, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट ना कर सका क्योंकि उसमें एरर था, लेकिन उसने पहली लाइन एग्जीक्यूट की। इसका मतलब यह है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सी प्लस प्लस क्या है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। जब आप सी प्लस प्लस में कोड लिखेंगे, अगर किसी भी लाइन में एरर होगा तो पूरा कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। भले पहली लाइन सही हो, भले दूसरी लाइन सही हो, लेकिन अगर तीसरी, चौथी या आखिर में या पहले में कहीं भी एरर होगा तो जो पूरा कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको एरर शो हो जाएगा। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज में पहले पूरा कोड चेक होता है, अगर पूरा कोड सही है तो फिर एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं जैसे पाइथन है, पाइथन में एक एक लाइन चेक होती है। पहली लाइन सही है, एग्जीक्यूट करो। दूसरी लाइन सही है, एग्जीक्यूट करो। तीसरी लाइन में एरर है, छोड़ दो। लेकिन पहली दो लाइन उसने एग्जीक्यूट की, इसका मतलब है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन सी प्लस प्लस क्या है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है, आप पूरा कोड चेक होता है, पूरा कोड अगर सही है तो एग्जीक्यूशन होगी, वरना नहीं होगी। अब आसान अल्फाज में मैं आपको समझा सकता हूँ कि सी लैंग्वेज में, जावा में और पाइथन में क्या डिफरेंस है। सी लेवल लैंग्वेज, अगर हम ईज ऑफ यूज की बात करें, ईज ऑफ यूज मतलब कितनी आसान है, तो सी लेवल लैंग्वेज बहुत हार्ड है। इस तरह से एक मैनुअल कार होती है, जब आप एक गाड़ी चला रहे होते हैं और वो मैनुअल हो, उसकी गियर्स मैन्युअली चेंज करनी पड़ती हैं, तो जो मैनुअल कार होती है वो बहुत मुश्किल होती है चलाने में। दूसरी लैंग्वेज हमारे पास है जावा। अब जावा जो है वो थोड़ी मीडियम है, मतलब थोड़ी आसान है, मतलब एक सेमी ऑटोमेटेड कार की तरह है। और पाइथन जो है बहुत इजी है। पाइथन एक बहुत आसान लैंग्वेज है। जैसे आपके पास टेस्ला है, टेस्ला में क्या होता है, आपके पास ऑटो पायलट का फीचर होता है। आप गाड़ी को ऑटोमेटेड ड्राइविंग पे छोड़ेंगे, सेल्फ ड्राइविंग पे छोड़ेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद चलेगी। तो पाइथन जो है एक टेस्ला की तरह है, बहुत आसान है। अब हम कंट्रोल की बात करते हैं। जब आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास हार्डवेयर का पूरा कंट्रोल होता है। जावा में आपके पास मॉडरेट होता है और पाइथन में आपके पास मिनिमल कंट्रोल होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आसान होगी। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान होगी, उसका कंट्रोल कम होता जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी, और लेकिन वो यूजर के लिए आसान होगी। क्यों?
ये क्यों हो रहा है, उसका कंट्रोल कम क्यों हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो क्यों हो रही है, क्योंकि जितना आप उसे आसान करेंगे उतना उसको हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी। तो पाइथन एक बहुत आसान लैंग्वेज है, ये हम कह सकते हैं कि पाइथन एक बहुत आसान लैंग्वेज है। लेकिन मसला ये है कि आप उसको जब आप उसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने में बहुत सी मुश्किल होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज का आसान होना उसके लिए दो खामियां पैदा करता है। पहली तो उसका कंट्रोल कम हो जाता है, दूसरी उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, लेकिन लैंग्वेज आसान होती है। तो आप इस टेबल को देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, पाइथन जो होती है वो हम डेटा साइंस में यूज करते हैं, एआई में यूज करते हैं, सीएम सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। जितने भी आपके पास माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग के लिए आप जो लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं उसमें सी प्लस प्लस आ जाती है, सी आ जाती है। और सिंटेक्स जो है, मैं आपको बताया कि हर लैंग्वेज का ग्रामर होता है, तो पाइथन का सिंटेक्स थोड़ा आसान होता है, सी का सिंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम आते हैं, मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स कैसे सोचते हैं, मतलब कंप्यूटर्स किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क होता है। मैंने आपको बताया कि कंपाइलेशन में सबसे पहले पूरा कोड चेक होता है। जितनी भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं वो सबसे पहले पूरा कोड चेक करती हैं, अगर पूरा कोड सही है, अगर कोड में कोई मिस्टेक नहीं है तो वो एग्जीक्यूट होगा। अब दूसरी लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस वो होती हैं जो लाइन बाय लाइन चेक करती हैं, अगर आपके पास एक भी लाइन सही है तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये डिफरेंस है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस का और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम की पहली 3 लाइंस सही थी, चौथी लाइन में मिस्टेक थी, तो कंपाइलर उसको बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको एरर शो कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसकी पहली 3 लाइंस को एग्जीक्यूट कर देगा और सिर्फ चौथी लाइन में एरर शो करेगा। ये आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट होती है असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो कन्वर्ट होती है बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। आपके पास एक सोर्स कोड है, प्रोग्राम लिखा आपने, कोडिंग की थोड़ी आपने, वो जो प्रोग्राम आप लिखते हैं वो सबसे पहले कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर में उसकी वैलिडिटी होती है कि वो क्या वो प्रोग्राम सही है। अगर वो प्रोग्राम सही नहीं होगा तो आपको एरर शो होगा, आपको एरर शो होगा और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में क्या होता है कि आप जैसे ही उस कोड को चेक करते हैं तो वो एक लाइन चेक करेगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जितनी भी लाइन सही होगी वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, उसका आउटपुट आपको देता जाएगा, डायरेक्टली आपको उसका आउटपुट देगा। मैंने आपको बताया कि हमारे पास सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड में हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स में हमारे पास प्री प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास कंपाइलेशन होती है, कंपाइलेशन के हमारे पास डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं, जी प्लस प्लस हो गया, जीसीसी हो गया, कोड ब्लॉक्स हो गया। कोड ब्लॉक्स तो एक आईडी है। असेंबली होती है हमारे पास, असेंबलर्स होते हैं हमारे पास, और फिर लिंकिंग होती है, लिंकर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले जो आप प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं वो होती है आपका सोर्स कोड। सोर्स कोड में होता है आपके पास प्री प्रोसेसर, फिर कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक आईडीई क्या होती है। आईडीई, आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हेलो सर। एनवायरनमेंट। यस। सर वो हमारी जीडी की क्लास है अभी। सर क्लास के अमल खत्म नहीं हुई सर। फिर अरे जीडी की क्लास है अभी सर। अच्छा, किस वक्त स्टार्ट होगी आपकी क्लास? 9:30 सर, 9:30 सर। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करते हैं कि आज की क्लास को हम यहीं टर्मिनेट करते हैं। और आपका प्रैक्टिकल नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का? नो सर। नो सर, नो सर।
नो सर, नो सर। अच्छा, तो आप में से कोई है जिसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल भी हो? नो सर। किसी का नहीं है सर मेरे ख्याल से। अच्छा, ठीक है। अगर मैं सर मेरा है सर, उनसे मेरा है सर। अच्छा आप अच्छा जिनका है वो जी जी। चैट में कमेंट, जिनका प्रैक्टिकल है वो चैट मेंशन करके उसके आगे लिख दें प्रैक्टिकल। सर हम तो ऑफलाइन हो ना। हाँ, जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर अटेंडेंस हो जाएगी सर। 2 मिनट रुके, मैं अटेंडेंस डाउनलोड करता हूँ। कोई क्लास लीव ना करे, अभी मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आप क्लास लीव करें। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपका जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल की क्लास होगी वो आपकी फिजिकली होगी, तो 10 बजे तक हो सकता है वो क्लास मैं लूँ। तो अभी मैं ये क्लास टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल वाले जो भी हैं वो 10 बजे तक डिपार्टमेंट में क्लास होगी। ठीक है। सही है सर।